नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गुप्ता जान है तो जहान है के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक नए विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं, डिमेंशिया। लोग इन्हें भूलने की बीमारी भी कहते हैं और मैं डिमेंशिया के बारे में ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। शायद आपको पता हो कि भारतवर्ष में लगभग 5 करोड़ लोग डिमेंशिया से ग्रसित हैं और उम्मीद लोग करते हैं कि इसकी संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सीनियर सिटीजन की संख्या हमारे देश में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। मित्रों, कई लोग सोचते हैं कि डिमेंशिया सिर्फ भूलने की बीमारी है, पर सही में डिमेंशिया सिर्फ याददाश्त की समस्या नहीं है। डिमेंशिया के कई अन्य गंभीर और चिंताजनक लक्षण भी है और ये सारे लक्षण ब्रेन में हुई डैमेज के कारण, जिसको न्यूरो डीजेनरेटिव चेंजेस कहते हैं, उसके कारण होती है। डिमेंशिया की वजह से व्यक्ति के जीवन में अनेक परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं, जैसे मानसिक और शारीरिक क्षमताएं कम होने लगती हैं, भाषा संबंधी, लैंग्वेज संबंधी, इमोशन, भावनाएं संबंधी, और उनकी पर्सनालिटी में भी समस्याएं पैदा होती हैं। व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन के काम करने में दिक्कत होती है और ऐसे व्यक्तियों को हेल्प की आवश्यकता भी होती है। हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे ज़रूरी भाग है, इसलिए कि हम अपने सभी कार्यों के लिए अपने मस्तिष्क, अपने ब्रेन पर डिपेंडेंट हैं, जैसे कि हमारी भावनाएं, मानसिक काम और शारीरिक काम। अगर मस्तिष्क के कुछ भागों में हानि हो जाए, डैमेज हो जाए, तो हमें परेशानी होने लगती है। दोस्तों, ये जो डिमेंशिया बीमारी है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण अल्जाइमर्स रोग है। अल्जाइमर का नाम आपने सुना होगा। इसमें भूलने की ज़बरदस्त शिकायत होती है और धीरे धीरे उम्र के साथ ये भूलने की समस्या बढ़ती जाती है। अगर स्क्रीन पर आप ब्रेन की तस्वीर को देखें, बाईं तरफ ब्रेन एक नॉर्मल आदमी की ब्रेन है, बीच वाली ब्रेन अल्जाइमर्स के अर्ली स्टेज की है और दाहिनी तरफ की तस्वीर उस समय की है जब वो बहुत सीवियर अल्जाइमर डिजीज़ से व्यक्ति पीड़ित होता है, एडवांस स्टेज की है। ब्रेन छोटा हो जाता है या यूं कहें कि सिकुड़ जाता है। अब हम इस बात पर आपसे जिक्र करेंगे कि क्या हर व्यक्ति में डिमेंशिया के लक्षण एक ही समान होते हैं या हर व्यक्ति में डिमेंशिया के लक्षण कुछ अलग रूप में पेश होता है। तो लक्षण डिमेंशिया में इस बात पर निर्भर है कि व्यक्ति के मस्तिष्क में हानि ब्रेन के किस भाग में है और कितनी है। दूसरा, कि व्यक्ति के जीवन की अन्य कई बातों का भी लक्षणों पर असर होता है, जैसे कि उनकी स्वास्थ्य और उनकी जीवन शैली, उनकी पर्सनालिटी, उनके जीवन की अतीत की महत्वपूर्ण घटनाएं और उनका परिवार और दूसरे लोगों का संबंध और अन्य बातों पर इसके लक्षण वैरी करते हैं। डिमेंशिया के लक्षण अगर अर्ली स्टेज की बात करें, सबसे शुरुआती दौर में, तो लक्षण बहुत हल्के होते हैं। जैसे लोग अक्सर इन लक्षणों को, भूलने की आदतों की लक्षणों को बढ़ती उम्र का एक हिस्सा समझते हैं, असर समझते हैं और डिमेंशिया को नहीं पहचान पाते हैं। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक लड़की अपने माँ से पूछ रही है
कि आज अम्मा यह भूल गई कि वो नाश्ता कर चुकी है। ये उस समय की वारदात है कि उसकी माँ नाश्ता करने के कुछ देर के बाद अपनी बेटी को शिकायत करती है कि आज मुझे नाश्ता नहीं मिला, जबकि वो नाश्ता कर चुकी थी। ये डिमेंशिया का अर्लीस्ट लक्षण था। लक्षणों के, डिमेंशिया के लक्षणों के कुछ और एग्जाम्पल की बात मैं करना चाहूँगा ताकि आप ठीक से इस बात को समझ सकें कि भूलने के कारण और क्या क्या लोगों को परेशानी हो सकती है। याददाश्त की समस्या के कारण रोज़ के कामों में उन्हें दिक्कत होती है। हाल की बातें वो अक्सर भूल जाते हैं और एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। जैसे एक माँ अपनी बेटी से बार बार पूछती है एक ही बात कि आज कितनी तारीख है, जबकि वो कितनी बार उसका जवाब दे चुकी है। एक ही प्रश्न को वो बार बार दोहराती है। दूसरी घटना में वो कहती है कि आज मैंने सुबह दवा ली थी कि या नहीं, जबकि वो दवा ऑलरेडी खा चुकी है। इस तरह की बात होने से साफ जाहिर है कि ये सब बातें भूलने के कारण होती। और इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी व्यक्ति को, डिमेंशिया के पेशेंट को ड्रेस कहने को कहा जाए तो उनको कपड़े पहनने, अपने को ड्रेस करने में भी दिक्कत होती है। जैसे ये व्यक्ति के सामने जूता और या मोजा है, वो परेशान है कि पहले मैं किसको पहनूं, पहले अपने जूता को पहनूं कि पहले मोजा को पहनूं। इस तरह की परेशानियां अक्सर डिमेंशिया के लोगों को हुआ करती। भाषा संबंधी दिक्कतें उनको और परेशान कहती है। वो बोलना चाहते हैं, कुछ मुंह से निकल जाता है, कुछ जैसे अगर एग्ज़ाम्पल करें, उन्हें खाना दिया गया, वो कहना चाहती हैं कि दाल में आज नमक कम है, उसकी जगह वो इस्तेमाल करती हैं कि दाल में आज साबुन ज़्यादा है। अजीब अजीब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लोग। दूसरों की को समझने में दिक्कत होती है, बात का सिरा खो देते हैं और लिखने पढ़ने में भी उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। समय और स्थान को भी ठीक से नहीं पहचान पाते हैं। कभी कभी डिमेंशिया के लोग मामूली से फैसले करने में भी दिक्कत होती है। एक बुज़ुर्ग चाय की दुकान पर एक कप चाय लेने के बाद कभी 500 का नोट, कभी 100 का नोट दुकानदार को दे के वापस हो जाते हैं और दुकानदार हैरान होता है कि 5 रुपए की चीज़ के बदले में हमारे अंकल क्यों इतने पैसे दे के चले गए। ये एक लक्षण है अपने डिमेंशिया का, फॉरगेटफुलनेस। अगर और वो लोग कुछ अजीब हरकतें भी लगते हैं घर में करने, जैसे वस्तुओं को गलत जगह पर रख देंगे। वस्तुओं को ढूंढ पाना उनके लिए मुश्किल होता है और वो सामान अगर ना मिले तो औरों पर शंका करते हैं कि जिन्होंने गायब कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़की अपने फादर के बारे में कहती है कि पापा कभी कभी फ्रिज में किताब को रख देते हैं, कभी घड़ी और कभी टूथब्रश को फ्रिज में रख देते हैं। और उन्हें शंका होती है कि काम करने वाली ने मेरा सोने का हार चुरा लिया है। पर वो बेटी कहती है कि माँ, वो हार आपने तो 10 साल पहले ही तुड़वा लिया था। ऐसी घटनाएं आए दिन इन लोगों के साथ हुआ करती हैं। उनके मूड में और व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे उनकी मूड तेज़ी से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती है, उनके पर्सनालिटी में बदलाव होता है, वो ज़्यादा शक्की हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, आक्रामक। वो कब उनका कभी शांत हो जाएंगे, कभी इरिटेट हो जाएंगे, कभी बिगड़ जाएंगे। और लोगों को भी इस बात की शंका होती है कि इस तरह का व्यवहार इनका था नहीं, क्या बात हो गई कि इनके व्यवहार में इतना परिवर्तन हो गया। और भी कुछ उनके पर्सनालिटी में देखने को मिलता है कि जिस काम में उनकी रुचि थी, जैसे वो किताब पढ़ना बहुत पसंद करते थे, इन दिनों वो किताब पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया है, चुपचाप बैठे रहते हैं, पूरे वक्त सोते रहते हैं। कुछ डिप्रेशन के लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं, लोगों से मिलने जुलने में उन्हें कोई रुचि नहीं है और लोगों से बात भी करना नहीं चाहते हैं। ये सब भी लक्षण डिमेंशिया में देखने को मिलते हैं।
और जैसे जैसे डिमेंशिया एडवांस करती है, आगे की ओर बढ़ती है, जैसा कि आप जानते हैं ये बीमारी प्रोग्रेस करती है, रिग्रेस नहीं करती है, तो दिक्कत होती है कि आईने में कोई व्यक्ति खड़ा है और आईने में अपनी तस्वीर को भी देख के पहचान पाने में असमर्थ है और पूछता है कि मेरे सामने ये व्यक्ति कौन खड़ा है। उनको दूरी का अंदाज़ा भी नहीं लग पाता है और काम को प्लान करने में और काम को संभालने में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। जैसे कोई हिसाब, मामूली से हिसाब नहीं कर पाते हैं, किसी तरह का प्लानिंग नहीं कर सकते हैं और कोई बहुत सारी ज़रूरी काम भी बार बार भूल जाते हैं। महीने में बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल भी भर पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। कुछ बदले हुए व्यवहार से खास तौर से मुश्किलें पैदा होती हैं। इन्हें भ्रम दृष्टि भी हो जाती है। वो ऐसी बातें देखने लगते हैं जो वाकई में नहीं होता और ऐसी बातें उन्हें सुनाई पड़ती है जो हकीकत में नहीं है। इसे टेक्निकल भाषा में हेलुसिनेशन और डिल्यूजन भी कहते हैं। उत्तेजित हो जाते हैं, शाउट करते हैं, लोगों पर शंका करते हैं, रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं, बेचैन होते हैं। तो इस तरह से, और सबसे बड़ी बात है कि अनुचित या अश्लील अपना व्यवहार भी करते हैं। कभी कभी हम लोगों ने देखा है कोई बुज़ुर्ग अपने कपड़े अपने बच्चों के सामने भी हटा देते हैं। ये व्यवहार बड़ी अजीब सी बातें लगती हैं। और आप सभी जानते हैं कि एक बार डिमेंशिया जब हो गया तो वो आगे की ओर बढ़ता है, प्रोग्रेस करता है और समय के साथ साथ उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमताएं भी कम होने लगती हैं। जैसे व्यक्ति खुद को कई बार खतरे में डाल देते हैं। घर से निकले मंदिर जाने के लिए और वापस आते समय घर का रास्ता भूल गए। कभी इस घर में जा रहे हैं, कभी उस घर में जा रहे हैं। गैस इस्तेमाल किया तो गैस को बंद करना भूल गए। कभी कभी निकट बिजली का तार भी छू लेते हैं और उन्हें अपना करंट भी लग जाता है। और जब डिमेंशिया और प्रोग्रेस करती है, इसकी अर्ली स्टेज से सीवियर स्टेज की ओर बढ़ती है, तो मामूली सा काम वो खुद नहीं कर पाते हैं। जैसे वो खुद स्नान नहीं कर पाते, ठीक से कपड़े नहीं पहन सकते, अपनी सफाई का ख्याल नहीं कर पाते, शौच में नहीं जा पाते। इन सब दैनिक कामों के लिए उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। और ये जब ऐसी आवश्यकता पड़े, हेल्प की आवश्यकता पड़े कि डेली काम की एक्टिविटीज़ के लिए, तो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डिमेंशिया अर्ली स्टेज के बजाय एडवांस स्टेज की ओर जा रहा है। समस्याएं और भी गंभीर और चिंताजनक होने लगती है। जैसे उनके साथ एक्सीडेंट बार बार होता है, पैर फिसल गया, गिर गए, रोड पर गए, ठोकर लग गया। और इस तरह की लोग बहुत डिमांडिंग हो जाते हैं। दिन में कितनी बार उनकी अपनी मामूली आवश्यकताओं के लिए लोगों की उनको सहायता लेनी पड़ती है। वो खुद से एक गिलास पानी भी नहीं पी पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके केयर टेकर को, घर वालों को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है कि ये सेफ रहें, कोई एक्सीडेंट ना इनके साथ हो जाए। और ये स्थिति सबसे भयानक है जब बहुत एडवांस स्टेज में आदमी डिमेंशिया में होता है, तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। वो उसकी बोलने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, लगभग बहुत कम बात कर पाते हैं, यहाँ तक कि अपनी तकलीफ़ें नहीं बता पाते हैं। व्यक्ति का शरीर पर नियंत्रण बहुत ही कम होता है। चलना फिरना और मल मूत्र पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाता है। खाना चबाना और निकलना भी मुश्किल हो जाता है। आखिरी अवस्था में व्यक्ति लगभग पूरी तरह निष्क्रिय हो जाते हैं। वो अक्सर पूरे वक्त बिस्तर पर ही रहते हैं। डिमेंशिया के बारे में कहा जाता है कि एक लाइलाज रोग है। ये प्रोग्रेस तो करता है, लेकिन कॉन्क्रीट दवा कोई
कोई विशेष दवा अभी तक मेडिकल साइंस ने इसको नहीं पाया है। कुछ व्यक्तियों में दवा से लक्षणों से कुछ समय के लिए थोड़ी राहत तो मिल जाती है, पर इन दवाओं से लक्षण पैदा करने वाले रोग ठीक नहीं होता। मस्तिष्क में हुई हानि या डैमेज दवा से ठीक नहीं हो सकती। व्यक्ति फिर से नॉर्मल नहीं हो सकता और हानि की गति को रोकने के लिए, प्रोग्रेस को रोकने के लिए कोई भी दवा अभी तक मेडिकल साइंस के पास उपलब्ध नहीं। डिमेंशिया के सिर्फ एक ही कारण नहीं है, जो जैसा कि हम लोग जानते हैं सबसे कॉमन कारण है अल्जाइमर्स डिजीज, लेकिन उसके अलावा अन्य और भी कारण हैं, जैसे वैस्कुलर डिमेंशिया, लुई बॉडी डिमेंशिया और फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। लेकिन इन सबों में सबसे मुख्य है और अधिकांश लोगों डिमेंशिया वाले व्यक्ति अल्जाइमर रोग के शिकार होते हैं। डिमेंशिया में स्टेज को जानना और स्टेज को पहचानना बहुत ही आवश्यक है उनकी देखभाल के लिए। माइल्ड स्टेज जो लगभग 2 से 4 साल तक रहती है, उसमें सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम है लॉस ऑफ मेमोरी, भूलना, याददाश्त धीरे धीरे ख़त्म होना, मूड का स्विंग होना, पर्सनालिटी चेंज और किसी बात का जजमेंट करने में उन्हें दिक्कत होती है। मॉडरेट स्टेज अक्सर 2 से 12 साल तक लास्ट करता है। वो नई इन्फॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पाते हैं। ओल्ड बातें, पुरानी बातें तो याद रहती हैं, लेकिन नई बातें जो उनसे आप कही गई वो भूल जाते हैं। उनके बिहेवियर और पर्सनालिटी में काफ़ी परिवर्तन आता है और धीरे धीरे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी भी भूलना शुरू करते हैं। और सबसे परेशानी के कारण वो अगर घर से निकल गए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसी घर में वापस आ जाएंगे। वो घूमते फिरते कहाँ निकल जाएंगे, वो अपने टाउन से बाहर भी जा सकते हैं, किसी ट्रेन पर बैठ सकते हैं। वो अक्सर गुम हो जाते हैं, खो भी सकते हैं। इसीलिए हर समय उनके साथ एक आदमी का आवश्यक होना ज़रूरी है ताकि वो इस तरह की हरकत नहीं कर पाएँ। और सीवियर स्टेज जो सबसे भयानक, सबसे चिंताजनक, दयनीय स्थिति है, जो उनके आखिरी लाइफ के आखिरी क्षण तक रहती है कि वो चलना फिरना उनसे मुमकिन नहीं है। वो बिस्तर पर हमेशा रहते हैं, चलने फिरने के लायक भी नहीं रहते हैं और रोज़मर्रा की कोई भी काम अपने से नहीं आप कर सकते हैं। स्नान, नहाना, बाथरूम जाना, टॉयलेट यूज़ करना और बेड पर वो मल मूत्र का त्याग करते हैं। ऐसे लोगों को मेडिकल असिस्टेंस, देखभाल की आवश्यकता 24 घंटे पड़ती है। डिमेंशिया के जो कारण हमने बताए वो चारों में कुछ अलग तरह के लक्षण होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अल्जाइमर रोग में की हानि सबसे ज़्यादा मेमोरी की होती है और ये इसलिए होती है शुरू कि हिपोकैम्पस जो मेमोरी का क्षेत्र है अल्जाइमर में सबसे पहले इफेक्टेड होता है और मेमोरी का लॉस होना सबसे प्रोमिनेंट लक्षण है। फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया की बात करें तो इसमें खास बात होती है कि शुरू में व्यवहार, पर्सनालिटी और भाषा संबंधी समस्याएं तो आती हैं, मगर याददाश्त अक्सर ठीक रहता है। इसलिए ये कहना कि हर टाइप के डिमेंशिया में याददाश्त खो जाती है सही नहीं है। फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया में शुरू में व्यवहार, पर्सनालिटी और भाषा संबंधी समस्याएं होती है और बाद में उन्हें याददाश्त की कमी हो सकती है। शुरुआती तौर में उनके लक्षण इस बात पर अपना डिपेंडेंट होते हैं कि फ्रंटल लोब ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है या टेम्पोरल लोब। अब अगला सवाल उठता है, क्या डिमेंशिया सिर्फ जो हमारे अपने बुज़ुर्ग हैं उन्हीं को होता है या और लोगों को भी हो सकता है? तो अधिकांश केस बुज़ुर्गों में देखी जाती हैं, ये सही है, पर डिमेंशिया कम उम्र लोगों को भी हो सकता है। डिमेंशिया के कारण समझने के लिए अध्ययन चल रहे हैं और इसकी अपना दवाई मिले इसके लिए भी काफ़ी शोध हो रहा है।
अब सबसे मुख्य बात जो इस वीडियो में जो सबसे मुख्य बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो हर किसी को जानना चाहिए, चाहे वो जवान हो या बूढ़े हों। अगर इसमें आपकी ये रुचि है कि हम क्या करें कि हमें डिमेंशिया ना हो, या डिमेंशिया भी हो तो बहुत एडवांस स्टेज में हो और उससे ज़्यादा इफेक्टेड हम लोग नहीं हो, तो जो मेडिकल साइंस ने अध्ययन किया है उसका मैं सार इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाऊं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और याद रखने योग्य है कि आप संपर्क लोगों से हमेशा कायम रखें, मिलना जुलना बंद नहीं करें। इवन इफ आप रिटायर हो गए हैं, आप किसी भी बड़े पोस्ट पर हैं, लोगों से मिलते जुलते रहेंगे तो आपके ब्रेन सेल एक्टिव रहेंगे। मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। देखा गया है कि प्रायः जो लोग मानसिक रूप से सक्रिय हैं वो शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं रह पाते हैं। दोनों के लिए सक्रिय होना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ आदतें अपनाएं। स्वस्थ आदतों, हम लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी आदतों के शिकार हो चुके हैं जो हमारे माइंड के लिए उपयोगी नहीं है बल्कि हानिकारक है। जैसे अत्यधिक मोबाइल का इस्तेमाल करना, अत्यधिक टीवी का इस्तेमाल करना, अधिक फ़ोन का इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने से हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी छीन होती है। उसके बदले में अगर हम अपने खाली समय में ख़ास तौर से कुछ ऐसी स्वस्थ आदतें विकसित करते हैं जो हमारे लिए, और करना भी चाहिए, जो हमारे ब्रेन सेल के लिए एक्टिवेट करती है, बहुत फ़ायदेमंद है, वो है संगीत, वो है गार्डनिंग, पेंटिंग, किताब पढ़ना, सेवा करना, सिमरन करना वगैरह वगैरह। हेल्दी आदतें अगर आप डेवलप करेंगे तो इंटेलेक्चुअल फैकल्टी भी आपकी इम्प्रूव करेगी और आप लंबे समय तक आपकी याददाश्त कायम रह सकती है। साथ ही साथ अगर आपको डायबिटीज़ है, बीपी की शिकायत है, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, हृदय जैसी समस्याएं हैं, इन सब बातों पर भी ख्याल रखें और इन्हें नियंत्रण में रखें। और किसी तरह की व्यसन, खास तौर से गुटखा, सिगरेट, बीड़ी और ये अल्कोहल से अपने आप को बचाएं। अधिक देखा गया प्रायः कि ज़्यादा अल्कोहल जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी मेमोरी छीन होती जाती है। और स्ट्रेस को कम करने के लिए, मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए योग को अवश्य अपनाएं। योग में प्राणायाम और मेडिटेशन से आपको और आपकी मेमोरी को बहुत लाभ होंगे। और एक उपयोगी मंत्र है कि व्हाट इज़ गुड फॉर हार्ट इज़ गुड फॉर द ब्रेन। जो दिल के लिए अच्छा है वो दिमाग के लिए भी अच्छा है। इसका मतलब है हार्ट अटैक नहीं हो, इसके लिए आपने बार बार समझा होगा, सुना होगा कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, पौष्टिक भोजन लेते हैं, व्यसन से दूर रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, बीपी कंट्रोल करते हैं, तो हमारे हार्ट अटैक की संभावना कम होती है। वही नियम इस पर भी लागू होता है। अगर इन सबों का अनुपालन करते हैं तो आप हो जाएं कि आपकी दिल और दिमाग दोनों दुरुस्त रहेंगे और आप फॉरगेटफुलनेस के शिकार होने से बच जाएंगे। डिमेंशिया का सफ़र लंबा सफ़र होता है और इसकी देखभाल के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं। डिमेंशिया के बारे में जानकारी प्राप्त करना और व्यक्ति पर इसका क्या क्या असर होता है इस बात को समझना और उसको स्वीकार करना, देखभाल पर जानकारी को प्राप्त करना, देखभाल के लिए योजना बनाना और देखभाल करने वालों की थकान और तनाव कम करने के लिए कदम उठाना आवश्यक कदम है। और लक्षण आते ही आप डॉक्टर से उचित सलाह लें। शुरुआती अवस्था में रोग का डायग्नोसिस करने के कई फ़ायदे हैं। जैसे डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति शायद अपनी स्थिति समझ पाए और भविष्य में उन्हें क्या चाहिए यह बात को अपना बता पाएँ। परिवार वालों को भविष्य के लिए भी तैयार होने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा।
डिमेंशिया और देखभाल पर जानकारी होने से देखभाल बेहतर हो सकती है, तनाव और दिक्कतें भी कम होगी। जो उपचार की बात है, ऑप्शंस ढेर सारे हैं, उसकी मैं एक रिव्यू चाहता हूँ आपको बताऊँ कि अगर कोई रिवर्सिबल कॉज है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, विटामिन B12 की कमी, होमोसिस्टीन लेवल, अगर ये सब चीज़ कंट्रोल होती है तो देखा गया है कि डिमेंशिया में काफ़ी सुधार होता है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जैसे बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाइपोथायराइडिज्म को कंट्रोल करते हैं तो आपके डिमेंशिया में काफ़ी सुधार होने की संभावना है। और वेंट्रिकुलर शंट एक ऑपरेशन का नाम है जो NPH, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस में इस्तेमाल होता है। ये डॉक्टर लोग जिनकी डायग्नोसिस करते हैं ये काम कर सकते हैं। जो लोग ब्रेन कैंसर के पेशेंट हैं उनमें सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी काफ़ी हद तक कारगर है। डिमेंशिया के साथ साथ अक्सर डिप्रेशन भी देखा गया है और एंटी डिप्रेशन की दवाएं दी जाए तो इन्हें बहुत लाभ मिलेगा। अगर डिमेंशिया के रोगी बहुत एडवांस स्टेज में हो जाए कि लगे घर पर देखभाल करना संभव नहीं है तो उन्हें ओल्ड एज होम या नर्सिंग होम में भी रखा जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, अक्सर डिमेंशिया के रोगी की आंखें कमज़ोर हो जाती है और कान कमज़ोर हो जाते हैं, सुनने की क्षमता कम हो जाती है, तो हियरिंग एड और सही पावर की चश्मे लगाए जाएं तो काफ़ी वो अप्रिशिएट करते हैं और उन्हें फ़ायदा होता है। उचित नींद भी मिलना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अल्जाइमर डिमेंशिया के क्षेत्र में नए आविष्कार के बारे में मैं बताऊं जो बहुत ही आकर्षक है और बहुत ही ये अपना गुड न्यूज़ है कि अमेरिका में डिमेंशिया के रोगी की संख्या में बहुत कमी आई है। और उसका कारण है कि दिस इम्प्रूवमेंट हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू हायर एजुकेशन लेवल एंड बेटर कंट्रोल ऑफ कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर। कार्डियोवास्कुलर के जो रिस्क फैक्टर हैं, बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, इन सब बातों को वहाँ बहुत टाइटली कंट्रोल करने से फ़ायदा हुआ है कि हार्ट अटैक की रोगियों की संख्या में कमी आई है, बल्कि डिमेंशिया के भी रोगियों की संख्या में कमी आई है। और मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले एक राइटर की कुछ पंक्तियों को आपके लिए शेयर करना चाहूँगा। उस याद की कोई याद नहीं, हम सारी याद मिटा बैठे, तुम हम क्या कुछ याद नहीं, हम याददाश्त सबसे बुला बैठे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यह बहुत काम की चीज़ है, जितना लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। और अगर आपको कोई सवाल हमसे पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, उसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस।